26 नवंबर संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संविधान के बारे में पूरी बारीकी से जानने की प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। 26 नवंबर 2015 को पहली बार संसद में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में संविधान दिवस मनाया गया, जबकि दलित वर्ग पहले से ही मनाता आ रहा है। इस अवसर पर पश्चिमी बंगाल के कुछ संसद सदस्यों की डॉक्टर BR अम्बेडकर के 1946 में संविधान सभा के सदस्य चुने जाने के संबंध में अज्ञानता निंदनीय ही कही जा सकती है। उनका चुनाव एक स्मरणीय घटना थी, जिसके दौरान कलकत्ता की सड़कों पर हिंसा हुई और अराजकता या तनाव का माहौल रहा। डॉक्टर अंबेडकर के विरोधियों ने विधान परिषद के उनके एक समर्थक सदस्यों को गैर कानूनी ढंग से एक स्थान पर बंदी भी बना लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दबे छुपे ढंग से हरदम एक कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर को उस उच्च सदन की सदस्यता न मिल सके। सरदार पटेल ने अंबेडकर के खिलाफ इस अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, उसकी खिड़कियां भी डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंद है। हम देखते हैं कि वो संविधान सभा में कैसे प्रवेश करते हैं। देश के 6 करोड़ अछूतों की नियति दांव पर थी। कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन में अपने सबसे धूर्त रणनीतिकार और जोड़ तोड़ में माहिर नेता किरण शंकर राय को डॉक्टर अंबेडकर के बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचित होने की कोशिश को असफल करने के लिए चुना। इससे अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के द्वेष का पता चलता है। बंगाल के बुद्धिजीवी भद्र लोग अंबेडकर को जरा भी पसंद नहीं करते थे। एक अंग्रेजी कहावत है कि पतन के पहले किसी व्यक्ति का गर्व चूर चूर होता है। यही बंगाल में हुआ। बंगाल के दलितों ने भारत के लौह पुरुष को उनके ही अखाड़े में जबरदस्त पटकन दी। बंगाल की विधान परिषद के 7 सदस्यों, जिनमें 4 नाम शूद्र, 2 राजवंशी और 1 आदिवासी शामिल थे, उन्होंने इतिहास रचा। राजनीतिक परिपक्वता, पक्के इरादे और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए 12 साल अब बांग्लादेश में जिले के एक नाम शूद्र वकील जोगेंद्र नाथ मंडल ने अंबेडकर को पूर्वी बंगाल के जोशेर खुलाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण किया, क्योंकि अंबेडकर बंबई से चुनाव हार गए थे। मंडल अंबेडकर द्वारा स्थापित शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के विधान परिषद में एकमात्र सदस्य थे। अंबेडकर की लेखनी में उनकी मेधा, विद्वता और गहन सोच प्रतिबिंबित होता था। समाज का उच्च तबका अंबेडकर से घृणा करते थे। अंबेडकर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर जिस तरह के तर्क रखते थे, उनका प्रत्युत्तर उन वर्गों के पास नहीं था। इस कारण भी अंबेडकर के प्रति उनके कटुता भाव में वृद्धि हो रही थी। अंबेडकर की वो सभी कृतियां जिनमें हिंदू घृणा करते हैं, उस समय तक प्रकाशित हो चुकी थी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। अंबेडकर ने एक कुशल शल्य चिकित्सक की तरह जाति और उसके सामाजिक दुष्परिणामों का सूक्ष्म विच्छेदन किया था। वो हिंदुओं की कुमंडूकता और उनकी बीमार मानसिकता के कटु आलोचक थे। उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था में हिंदुओं की आस्था को हिला दिया था। वो आत्मा, परमात्मा और ईश्वर या राम कृष्ण सहित ईश्वर के अवतारों में हिंदुओं की आस्था पर जोरदार हमला करते थे। उन्होंने गांधी जी को भी नहीं बख्शा था, परंतु गांधी जी के मन में अंबेडकर के प्रति कोई कटुता भाव नहीं था। उन्होंने लिखा, अंबेडकर को कटु होना उसका अधिकार है, वो हमारे सिर नहीं फोड़ रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि उनका स्वयं पर कितना नियंत्रण है। अंबेडकर के सबसे कटु शत्रु भी ये स्वीकार करने के लिए बाध्य थे कि उन्होंने कभी कोई गलत तर्क प्रस्तुत नहीं किया, कभी कोई अनैतिक हमला नहीं किया और अपने विरोधियों के लिए कभी अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं किया।
ये गुण राजनीतिज्ञों में कम ही पाए जाते हैं। उनकी सोच उदार थी और वो तथ्यों और तर्क के आधार पर अपनी बात रखते थे। उन्हें गोपपंथियों से परहेज था और उन पर हमला करने में कभी नहीं चूकते थे। वो अंधविश्वास और कर्मकांड के कड़े विरोधी थे। संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिनमें से 31 दलित थे। ये सभी प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने गए थे। अंबेडकर के गृह प्रदेश बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने उन्हें नहीं चुना। पूर्वाग्रह से ग्रस्त और बदला लेने को आतुर कांग्रेस के निर्देश पर बॉम्बे के प्रधानमंत्री विजय खरे ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभा के चुनाव में अंबेडकर पराजित हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए जिस कैबिनेट मिशन का गठन किया था, उसने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को गंभीरता से नहीं लिया। कैबिनेट मिशन का ये मानना था कि फेडरेशन अछूतों के हितों और उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इंग्लैंड के मिडिलसेक्स विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविड किम के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष के अनुरोध पर कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों, जिनमें जगजीवन राव शामिल थे, उनसे मुलाकात की। इन प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मिशन से जोर देकर कहा, अनुसूचित जाति के सदस्य अपने आप को हिंदू मानते हैं और उनकी समस्याएं धार्मिक या सामाजिक न होकर आर्थिक है। कैबिनेट मिशन इससे सहमत थी। यही वो बात थी जो हिंदू भारत अछूतों से सुनना चाहता था और चाहता है। इससे अछूतों के पीड़क और शोषक स्वर्ग से उतरे नेता बन जाते थे। वो डॉक्टर अंबेडकर की इस स्थापना के बिल्कुल उल्टा था कि अछूत के दुख दर्द के लिए सामाजिक कारण जिम्मेदार थे। विधानसभा और संसद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ऊंची जातियों के हिंदू हितों के आगे झुक जाते हैं। बाबूजी जगजीवन राव को उनकी इस भूल का एहसास अपने राजनीतिक जीवन के संध्याकाल में हुआ था। उन्हें ये समझ में आ गया था कि सामाजिक कारक ही अछूतों का अभिशाप है। एक समृद्ध अछूत को भी उसी तरह की घृणा से देखा जाता है जैसा कि एक गरीब अछूत को, क्योंकि जाति हिंदुत्व का धर्म है। डॉक्टर अंबेडकर ने कलकत्ता जाकर बंगाल विधान परिषद के यूरोपीय सदस्यों का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यवशतः उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया था कि वो ना तो चुनाव में भाग लेंगे और ना ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। निराश अंबेडकर दिल्ली लौट गए। उसी समय जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर को बंगाल के जोशेर खुलना चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। जब मंडल से मुलाकात करने अंबेडकर फिर से कलकत्ता आए, तब चुनाव में केवल 3 हफ्ते बाकी थे। मंडल डॉक्टर अंबेडकर की उम्मीदवारी के प्रस्तावक बने और कांग्रेस MLC गयानाथ विश्वास समर्थक दोनों नामशूद्र थे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने ये पहल इसलिए की क्योंकि वो इस तथ्य से वाकिफ थे कि उनकी जाति के लोगों को लंबे समय से अनवरत अपमान, अन्याय, शोषण और घृणा का शिकार बनना पड़ रहा था। सन 1873 में फरीदपुर, बरिशाल और जैसोर के चंडालों, जिन्हें 1911 में नामशूद्र कहा जाने लगा, उन्होंने ऊंची जातियों द्वारा उन्हें निम्न सामाजिक दर्जा दिए जाने के खिलाफ पहला शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन शुरू किया। उनका आंदोलन, जिसे आधिकारिक रूप से आत्मा हड़ताल और एक नया तरीका बताया गया, उन्होंने लगभग 55 लाख लोगों की रोजाना की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। जनवरी-फरवरी 1872 में बरिशाल के एक धनी या प्रभावशाली चंडाल ने अपने पिता के श्राद्ध के अवसर पर आयोजित भोज में लगभग 10,000 लोगों को निमंत्रण किया। इनमें ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ शामिल थे। कायस्थों के उकसावे पर ऊंची जातियों ने इस निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही ये आंदोलन शुरू हुआ। फरीदपुर अब बांग्लादेश में एक पुलिस अधीक्षक ने व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने के बाद लिखा, उच्च जातियों के हिंदू उन्हें चंडाल जानवरों से थोड़ा ही बेहतर मानते हैं। बंगाल का हर हिंदू चंडालों को इसी दृष्टि से देखते हैं।
साफ सफाई के कार्य चंडालों को करने होते थे और अन्य जातियां इस काम से पूरी तरह मुक्ति थी। इस भावपूर्ण हड़ताल ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को प्रभावित किया। फरीदपुर के जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें उनके उच्च अधिकारी ने इस हड़ताल के पीछे के कारणों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी, इस दुर्भाग्यशाली जाति चंडाल, जो कि घृणा का शिकार है, के सदस्य बिना शिकायत किए धैर्यपूर्वक कठोर श्रम करते हैं, परंतु उनके लिए कोई भी एक अच्छा शब्द नहीं कहता। उन्होंने लिखा, वो नाव बनाते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, मछुआरे हैं और वो पानी ढोते हैं, और इन सभी कामों को वो बहुत अच्छे से करते हैं। वो मजबूत शरीर वाले हैं, धैर्यवान और मेहनती हैं। इस तरह के लोग, इन्हें किसी भी जगह कोई भी समाज अपना सबसे कीमती मानव संसाधन मानेगा। उन्हें बंगाल में उनकी जाति के कारण घृणा का शिकार बनना पड़ता है। चंडालों के साथ घोर दुर्व्यवहार किया जाता है। मजिस्ट्रेट ने हड़ताल के प्रभाव का आकलन करते हुए लिखा, बड़ी संख्या में हिंदुओं और मुसलमानों ने मुझसे ये शिकायत की कि चंडालों की इस कार्रवाई के कारण वो कितने बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस हड़ताल के प्रभाव का असली और पूरा आकलन किया जाना अब भी बाकी है। शांतिपूर्ण हड़ताल और विरोध प्रदर्शन में चंडालों के दमनकर्ता हतप्रस्त रह गए। चंडालों ने जो तरीका अपनाया वो भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एकदम नया था। शांति और अहिंसा के अग्रदूत मोहनदास करमचंद गांधी तब केवल 3 साल के थे और बायकॉट बहिष्कार शब्द अंग्रेजी के शब्दकोश से 7 साल बाद सन 1880 में आया। इस अनूठे विद्रोह के 21 साल बाद सन 1894 में लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी असाधारण कृति द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू में अहिंसा के महान असाधारण का प्रतिपादन किया है। इसी पुस्तक से प्रभावित होकर गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को आकार दिया। सन 1860 में जॉन रस्किन ने अनटू दी लास्ट लिखी, जिसे गांधी ने 1904 में पढ़ा। ये मानना हास्यास्पद होगा कि निरक्षर चंडालों की 1873 की बंगाल की ऊंची जातियों के हिंदुओं के विरुद्ध शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक हड़ताल की प्रेरणा ये महान लेखक और दार्शनिक थे। विधान परिषद के जिन सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर को मत दिया वो कौन कौन है जानते हैं। नंबर 1 पर है जोगेंद्रनाथ मंडल, नाशूद्र, बरिशाल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नंबर 2 पर है मुकुंदी बिहारी मल्लिक, नाम शूद्र, स्वतंत्र खुलना। नंबर 3 द्वारिकानाथ बरूरी, नाम शूद्र, कांग्रेस फरुदीपुर। नंबर 4 गयानाथ विश्वास, नाम शूद्र, कांग्रेस टंगोल। नंबर 5 नागेंद्र नारायण रे, राजबंशी, स्वतंत्र रंगपुर। नंबर 6 क्षेत्रनाथ सिन्हा, राजबंशी, कांग्रेस रंगपुर। नंबर 7 वीर बिरसा, कांग्रेस आदिवासी, मुर्शिदाबाद। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में अंबेडकर को नैतिक समर्थन दिया। सन 1946 में हुए इस चुनाव में अंबेडकर की विजय के पीछे बंगाल के पिछड़े वर्गों और नाम शूद्र की एकता और बंधुत्व था। मुकुंद बिहारी मल्लिक के नेतृत्व में 21 जनवरी 1929 को अल बंगाल नाम शूद्र एसोसिएशन और अल बंगाल डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से साइमन कमीशन के समक्ष उपस्थित अपने विचार रखे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने कलकत्ता में कमीशन को लिखित रूप से ये सूचित किया कि हम अल बंगाल नाम शूद्र एसोसिएशन के सुझाव से मोटे तौर पर सहमत हैं और उन्हें अंगीकार करते हैं। ऐसी थी बंगाल में जातिगत अन्याय और दमन के पीड़ितों की मित्रता और एकता। 18 साल बाद उन्होंने एक होकर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि इससे उनके जीवन में एक क्रांति आएगी। ये अलग बात है कि उनके सपने पूरे न हो सके। जापानी अध्येता प्रोफेसर मायासुकी उसादा के अनुसार अंबेडकर सबसे अधिक बहुमत से
जीते। इसे अंबेडकर के जीवनी लेखक उनके जीवन की एक साधारण सी घटना के रूप में चित्रित करते हैं, परंतु वो ये नहीं बताते कि इस जीत के पीछे अनुसूचित जातियों के बंगाली युवकों का गहन परिश्रम और समर्पण था। कोई आश्चर्य नहीं कि बंगाली बुद्धिजीवियों ने अंबेडकर के जीवन के इस प्रसंग को नजरअंदाज किया। ऊर्जावान और देशभक्त नामशूद्र युवकों की एक पूरी पलटन, जिसमें प्रांत के विभिन्न हिस्सों के युवक शामिल थे, उन्होंने अंबेडकर के पक्ष में धुआंधार प्रचार किया और कांग्रेस को धूल चटा दी। इन युवकों में अपूर्वलाल मजूमदार, रसिकलाल विश्वास, चुन्नीलाल विश्वास, मनोहर ढली, राजकुमार मंडल, कामिनी प्रसन्न मजूमदार, शशिभूषण हलधर, उपेंद्रनाथ मल्लिक, डॉक्टर सवर्णलाल मैत्रा और बीना मसमदार शामिल थे। ये दिलचस्प है कि कांग्रेसियों ने गयानाथ विश्वास को एक स्थान पर बंद कर दिया था ताकि वो अपना मत देने के लिए विधान परिषद न पहुंच सके, परंतु उन्हें समय रहते छुड़ा लिया गया। जयसुर खुलना की विजय ने अंबेडकर को एकमात्र ऐसा नेता बना दिया जो अपने गृह प्रदेश के बाहर से संविधान सभा के लिए चुना गया। अंबेडकर की सबसे अधिक बहुमत से जीत को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अंबेडकर को 7 वोट मिले थे और शरद चंद्र बोस को 6 वोट। ये बंगाल में किसी भी उम्मीदवार को मिले वोट से सबसे ज्यादा थे। शरद चंद्र एक शीर्ष नेता थे और प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। मतदान के दिन कलकत्ता की सड़कों पर हिंसा हुई। तलवारों से लैस अंबेडकर के अनुसूचित जाति के सिख समर्थकों और नामशूद्र कार्यकर्ताओं ने हिंदू तत्वों द्वारा की जा रही हिंसा का प्रतिकार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब से अलग थे। वो उद्धट विद्वान थे और असमानता, अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध उनके अनवरत संघर्ष और पद दलितों के लिए उनके त्याग के कारण उनका कद बहुत ऊंचा था। अंबेडकर का संविधान सभा के लिए चुना जाना उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और सामाजिक विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत था, परंतु वो कुछ कर नहीं सकते थे। कैबिनेट मिशन के अछूतों के प्रति दृष्टिकोण से अंबेडकर अत्यंत दुखी और निराश थे और उन्होंने अपने इस दुख और निराशा को छुपाया नहीं। उन्होंने कहा उनके अछूत हाथ पांव बांधकर उन्हें हिंदुओं के हवाले कर दिया गया है। अंबेडकर और उनके कार्य और त्याग पर एक सटीक और सारभरगीत टिप्पणी ये है, उन्होंने बहुत त्याग किए हैं। ये अपने काम में डूबे रहते हैं। उनका जीवन बहुत सादा है। वो हर महीने 1 से 2 हजार रुपए कमा सकते हैं। वो चाहे तो यूरोप में बस सकते हैं, परंतु वो उनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते। उन्हें केवल दलितों की भलाई की फिक्र है और वो टिप्पणी अंबेडकर के किसी प्रशंसक की नहीं है। ये सब जीवन पर्यंत अंबेडकर के धुर विरोधी रहे गांधी जी के हैं। उन्होंने ये बात 1934 में कराची में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही थी। संविधान सभा के लिए अंबेडकर को चुनकर बंगाल के अछूतों ने उन्हें ये मौका दिया कि पूरी दुनिया में भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में पहचाने जा सके। ये निश्चित है कि अगर संविधान सभा में अंबेडकर नहीं होते तो हमारा संविधान मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि के कानूनों का मिश्रण होता। अंबेडकर ने हमें इस आपदा से बचाया। बंगाल के अछूतों और पिछड़ी जातियों के विधान परिषद सदस्यों ने अंबेडकर को चुनकर उन्हें उनके जीवन भर के श्रम को सार्थक करने का मौका दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ तब जैसोर खुलना, जहां से अंबेडकर चुने गए थे, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। अब समस्या ये थी कि वो क्षेत्र जहां से अंबेडकर चुने गए थे देश का हिस्सा ही नहीं रह गया था। सौभाग्यवशतः संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक अंबेडकर की क्षमता और योग्यता से परिचित हो गए थे। उन्होंने बम्बई के प्रधानमंत्री बीजी खरे को निर्देश दिया कि वो डॉक्टर मुकुंद रामराव जयकर के इस्तीफा से खाली हुई सीट से अंबेडकर को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जितवाए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, अन्य बातों के अतिरिक्त हमें ये महसूस हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा या इसकी विभिन्न समितियों में जो काम है वो इतनी उच्च श्रेणी का है कि हमें उनकी सेवाओं से वंचित नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, वो बंगाल से चुने गए थे और प्रांत के विभाजन के बाद वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं। मेरी ये उत्कट इच्छा है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले सभा के अगले सत्र में उन्हें भाग लेना चाहिए और इसलिए ये आवश्यक है कि उन्हें तुरंत फिर से चुना जाए। अमेरिकी इतिहासविद और भारतीय संविधान के अच्छे ज्ञाता ग्राविल्ले स्टीवर्ट अस्टिन 1927 से 2014 ने लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान सबसे पहले एक सामाजिक दस्तावेज है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाले हैं या ऐसे स्थितियों का निर्माण करते हैं जिनसे सामाजिक क्रांति हो सके। अगर भारत में सामाजिक क्रांति हो जाए तो वो रातों रात एक आधुनिक, उदार या जीवन देश बन जाएगा, परंतु इसकी आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा सामाजिक क्रांति से घृणा करता है, क्योंकि इससे जाति, अंधकारवाद और रूढ़िवाद का अंत हो जाएगा। जब संविधान सभा देश का संविधान तैयार करने में जुटी हुई थी, उस वक्त भारत के धर्मांध और कट्टर तत्व लगातार दबाव बना रहे थे। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के 3 दिन पहले माधव सदाशिव गोलवलकर 1906 से 1973 ने ऑर्गेनाइज के 3 नवंबर 1949 को प्रकाशित अपने एक लेख में कहा, हमारे संविधान में प्राचीन भारत में हुए अनूठे संवैधानिक विकास की कोई चर्चा नहीं है। मनु ने अपने नियम पट्टा के लाइकरगस और पार्सिया के सलोन के काफी पहले लिखे थे। आज भी मनुस्मृति के कानून की दुनिया प्रशंसक है और इनका स्वतः स्फूर्त पालन होता है, परंतु हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई महत्व ही नहीं है। वो और उसके जैसे अन्य देश के उनके पूजनीय मनु के युग में वापस जाना चाहते थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पूर्वी बंगाल में नामशूद्र और भद्रलोक के परस्पर रिश्ते बहुत खराब हो गए। बंगाली हिंदू टिप्पणीकारों ने लिखा, फरीदपुर और बरिशाल के नामशूद्र ने ब्राह्मणों, कायस्थों और वैद्यों का लगभग बहिष्कार कर दिया है। ऐसी संभावना है कि उनकी अन्य नीची जातियों से एकता स्थापित हो गए। अगर ऐसा होता है तो ऊंची जातियों का सुख और सम्मान समाप्त हो जाएगा। साफ है कि ऊंची जातियों के सुख और सम्मान को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि जिन समुदायों का वो दमन करते हैं उनमें एकता स्थापित न हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने में प्रभावकारी भूमिका अदा कर देश को एक बड़ी आपदा से बचाया। जोगेंद्र नाथ मंडल के नेतृत्व में नामशूद्र, राजवंशियों और आदिवासियों ने इस नाजुक मौके पर अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन में महती भूमिका निभाई और इस तरह भारत के इतिहास का एक चमत्कार पृष्ठ लिखा गया। उन्होंने ऊंची जातियों द्वारा अछूतों के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र को विफल कर दिया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को ये मौका दिया कि वो दुनिया को उनकी चमत्कारिक मेधा, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व या विद्वान से परिचित करवा सके। जिन लोगों ने ये संभव बनाया है वो प्रशंसा और सम्मान के हकदार है, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भुला दिया गया है। इस अध्याय की चर्चा ही नहीं की जाती है क्योंकि इससे बंगाली छोटा लोग के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश पड़ता है। संविधान सभा का गठन अपनी ऐतिहासिक भूमिका की चर्चा करते हुए अंबेडकर ने कहा, हिंदुओं को वेद चाहिए थे तो उन्होंने व्यास को याद किया जो ऊंची जाति के नहीं थे। उन्हें रामायण चाहिए थी तो उन्होंने वाल्मीकि को याद किया। उन्हें संविधान चाहिए था तो उन्होंने मुझे याद किया। भारत में संविधान सभा की परिकल्पना सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ
जुड़ी रही। भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही इन शब्दों में न किया गया हो, किंतु भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के पश्चात 1922 में महात्मा गांधी ने इस तथ्य का उल्लेख किया और कहा कि जब भी भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। एक दल के रूप में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की मांग की। 19 मई 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति गठित की गई। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुति की गई इस समिति की रिपोर्ट की नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय द्वारा संविधान सभा का प्रथम प्रयास था। उल्लेखनीय है कि संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार सहित मोटे तौर पर जिस संसदीय व्यवस्था की कल्पना 1928 के नेहरू रिपोर्ट में व्यक्त की थी, इसे लगभग ज्यों का त्यों 21 वर्ष बाद 20 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत स्वाधीन भारत के संविधान में समाविष्ट कर लिया गया। 1934 में M.N. राय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। 27-28 दिसंबर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन पहली बार एक गांव फैजपुर, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। इस 91वें सम्मेलन में कांग्रेस के मंच से पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अधिकार रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर और स्टॉफर्ड क्रिप्स A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की, जिसमें संविधान सभा में कुल 399 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 399 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं अन्य दलों के 7 तथा 8 स्वतंत्र उम्मीदवार को सीट मिली। चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्पमत मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसमें उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में सुनियोजित तरीके से दंगे फैलाए गए। संविधान सभा में पहला दिन। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हुई। इस अवसर के लिए कक्ष को मनोहरी रूप से सजाया गया था। ऊंची छत से और दीवार गिरों से लटकती हुई चमकदार रोशनी की लड़ियां एक नक्षत्र के समान सुशोभित हो रही थी। उत्साह और आनंद से अभिभूत होकर माननीय सदस्यगण अध्यक्ष महोदय की आसंदी और सम्मुख अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में विराजमान थे। विद्युत के द्वारा गर्म रखी जा सकने वाली मेजों को हरे कालीन से आवृत ढलवां चबूतरे पर लगाई गई थी। पहली पंक्ति में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य J.B. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री हरिकृष्ण महताब, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री शरद चंद्र बोस, श्री राजगोपालचारी और श्री M. अफसर अली शोभमान थे। 9 महिलाओं समेत
207 सदस्य उपस्थित थे। सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आचार्य JB कृपालिनी तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उद्घाटन शस्त्र पूर्वाह्न 11 बजे आचार्य कृपालिनी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ। डॉक्टर सिन्हा और अन्य सदस्यों का अभिवादन करते हुए आचार्य जी ने कहा, जिस प्रकार हम प्रत्येक कार्य ईश्वर के आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं, हम डॉक्टर सिन्हा से इस आशीर्वाद का आह्वान करने की प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़े। अब आपकी ओर से मैं एक बार फिर से डॉक्टर सिन्हा को पीठासीन होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अभिनंदन के बीच पीठासीन होते हुए डॉक्टर सिन्हा ने विभिन्न देशों से प्राप्त हुए शुभकामना संदेश का वाचन किया। अध्यक्ष महोदय के उद्घाटन भाषण और उपाध्यक्ष के नाम निर्देश के पश्चात सदस्यों से अपने पर्याप्त पत्रों का प्रस्तुत करने का औपचारिक निवेदन किया गया। समस्त 207 सदस्यों द्वारा अपने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के पश्चात पहले दिन की कार्रवाई समाप्त हो गई। कक्षा की सतह से लगभग 30 फीट ऊपर दीर्घाओं में बैठकर पत्रकारों और दर्शकों ने इस स्मरणीय कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से देखा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ने संपूर्ण कार्रवाई का एक संयुक्त ध्वनि चित्र प्रसारित किया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा के 2 अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, डॉक्टर SC मुखर्जी तथा BT कृष्णामाचारी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, आगे के वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु तंत्र घोषित करने और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है। नंबर 2, जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं तथा इनके बाहर भी हैं, और राज्य और ऐसे अन्य प्रदेश जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। नंबर 3, जिसमें उपयुक्त सभी प्रदेश को जिनकी वर्तमान सीमा 14 ही कायम रहे और बाद में चाहे संविधान सभा या संविधान के नियम अनुसार बने या बदले एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा, वो रहेगा। उन्हें वो सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संघ को नहीं सौंपे जाएंगे और वो शासन तथा प्रबंध संबंधी सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे और कार्य करेंगे, सिवाय उन अधिकारों और कार्यों को जो संघ को सौंपे जाएंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या उससे जो फलित होंगे। नंबर 4, जिसमें संप्रभु स्वतंत्रता भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेश और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता अधिकार जनता द्वारा प्राप्त होगी। नंबर 5, जिसमें भारत के सभी लोग जनता को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अध्ययन सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक न्याय के अधिकार व्यक्ति स्थिति को अवसर की तथा कानून के समक्ष समानता के अधिकार और विचारों को प्रकट करने की, विश्वास और धर्म की, ईश्वर उपासना की, काम धंधे की, संघ बनाने का और काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे। नंबर 6, जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े या आदिवासी प्रदेशों के लिए तथा दलित और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा रहेंगे। नंबर 7, जिसके द्वारा इस गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता, आंतरिक एकता रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर
उसके सब अधिकार न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे। नंबर 8, एक प्राचीन देश संसार में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करता है और संसार की शांति तथा मानव जाति का हित साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग्य देता है। ये संकल्प संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्ति की। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन हुआ और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप सभा के सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई। 14 अगस्त 1947 की देर रात सभा केंद्रीय कक्ष में समवेत हुई और ठीक मध्य रात्रि में स्वतंत्र भारत की विधायी सभा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। भारत की संविधान सभा एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था थी। संविधान सभा में लगभग सभी संप्रदायों के व्यक्ति सम्मिलित थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जिसमें नेपाली 1, बांग्लादेश से निर्वाचित सिख 5, कैबिनेट योजना में दिए गए प्रतिनिधित्व से 1 अधिक, फारसी 3, ईसाई 7, आंग्ल भारतीय 3, पिछड़ी हुई जनजाति 5, अनुसूचित जातियां 33 तथा मुस्लिम 31। कैबिनेट योजना के अनुसार भारत में रहे क्षेत्रों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 28 ही होनी थी। संविधान सभा की समितियां संविधान को सफलपूर्वक निर्मित करने के उद्देश्य हेतु संविधान सभा ने अनेकों समितियां का गठन किया, जिसको 2 भागों कार्य विधिक मामलों संबंधी एवं तात्विक मामलों की समितियां में बांटा गया। इनमें से कुछ इस प्रकार है। 1 पर है प्रारूप समिति, अध्यक्ष BR अम्बेडकर। नंबर 2 पर है प्रारूप समीक्षा समिति, अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। नंबर 3 पर है समझौता समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नंबर 4 पर है संघ संविधान समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नंबर 5 पर है प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 6 पर है मुख्य आयुक्त प्रांत समिति, अध्यक्ष B पट्टामी सीतारमैया। नंबर 7 मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 8 अल्पसंख्यक उप समिति, अध्यक्ष SC मुखर्जी। नंबर 9 उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, अध्यक्ष गोपीनाथ बदोई। आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति AB ठक्कर। नंबर 1 मौलिक अधिकार उप समिति, अध्यक्ष JB कृपालिनी। नंबर 2 उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र समिति। नंबर 3 भाषाई प्रांत समिति, SK डार, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नंबर 4 संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नंबर 5 वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार। नंबर 6 सर्वोच्च न्यायालय संबंधी संदर्भ समिति, अध्यक्ष SH वर्धाचार्य। नंबर 7 राष्ट्रीय ध्वज संबंधी संदर्भ समिति, अध्यक्ष JB कृपालिनी। नंबर 8 परिचालन संचालन समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नंबर 9 कार्य संचालन समिति, अध्यक्ष KM मुंशी। नंबर 10 वित्त एवं कार्मिक समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नंबर 11 प्रेस दीर्घ समिति, अध्यक्ष उषानाथ सेन। नंबर 12 नियम समिति, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नंबर 13 राज्य समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 14 प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति, अध्यक्ष सर अल्लादी रामस्वामी अय्यर।
नंबर 15 आवास समिति अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमण बी एन राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करने प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, नंबर 2 एन गोपाल स्वामी अय्यर, नंबर 3 अल्लाधी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 4 कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 एन माधवराव एल बी मित्र के स्थान पर, नंबर 7 डी पी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णारामचारी को सदस्य बनाया गया। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठक हुई। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, जिसका वाचन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। ये कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत, लगन, निष्ठा, स्पष्टवादिता, बुद्धिमत्ता, सहयोग, सहभागिता तथा सौजन्यता से सभा में वाद विवादों और संशोधनों का व्यवस्थित एवं निर्णायक ढंग से निपटारा किया। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और भारतीय संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा एवं उसमें 63,96,729 रुपए खर्च हुए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान के निर्माता जनक के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परवर्ती उपबंध तथा छोटी शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392 तथा 393 स्वतः ही लागू हो गए, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा के कुल
284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस संकेत को शुभ शगुन माना गया। संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। महिला समूह की अध्यक्ष श्रीमती हंसा मेहता थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। हस्तलिखित मूल संविधान के अंग्रेजी संस्करण का सुलेखान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तथा हस्तलिखित मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखान बंसत कृष्णदेव द्वारा किया गया एवं मूल संस्करण के प्रत्येक पृष्ठ को चित्र से सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार आचार्य नंदलाल बोस ने किया और प्रस्तावना पृष्ठ को सजाने का कार्य आचार्य नंदलाल बोस के ही शिष्य राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। इसे लिखने में 6 महीने लगे थे। संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, और उनको भी बधाई जिन्होंने संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान से घृणा करता है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।